कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। ललित जी, अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम मूल रूप से आपसे बात करेंगे जो आपका थिएटर का एक लंबा अनुभव रहा है। एक इतनी लंबी आपने पाली खेली है और उस इनिंग में इतनी विविधताएं रही हैं। आपने लगभग हर तरह की भूमिकाएं और नेपथ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो आज सहज रूप से मेरे दिमाग में आपसे बात करते समय कुछ रंगमंच से जुड़ी स्मृतियों और समस्याओं की कौन मेरे दिमाग में आ रही है, जिनसे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले ये बताइए कि हिंदी थिएटर की दुर्दशा के क्या कारण हैं? हाँ, ये एक सवाल काफी वर्षों से जो है जहन में घूमता है, बार बार इसका पुनर्विचार भी होता है। अच्छा, लेकिन अब धीरे धीरे मैं इस बात को कहने में थोड़ा सा साहस बटोर रहा हूँ कि अब ये बात थोड़ी सी आंशिक रह गई है। कहने का मतलब कि अच्छा प्रयास भी अब हो रहा है लेकिन खराब भी होता ही जा रहा है। ये तो जिससे क्या अच्छा प्रयास होने का कोई लाभ विशेष सामने नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो लोग थिएटर से जुड़ रहे हैं वो थिएटर की कला की गहराई को समझे बगैर और सीखने की इच्छा के बगैर और उसके सरोकारों से वाबस्ता न रहने की वजह से वो जो थिएटर कर रहे हैं वो सिर्फ खाना पूरी का थिएटर लग रहा है और ये लग रहा है चलो हम भी कर लेते हैं। और इसकी संख्या दायरा बढ़ जाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि हाँ, वाकई हिंदी रंगमंच का जो बड़ा आकाश है उसी पर संकट के बादल गहराए हुए हैं। और साथ में जो अच्छा थिएटर हो रहा है, जो पुराने नाटकों के अलावा भी नए नाटक लिखे जा रहे हैं, कम संख्या में लिखे जा रहे हैं और कम संख्या में लिखे जा रहे नाटक कम लोगों तक पहुंच रहे हैं क्योंकि अच्छा थिएटर कम लोग कर रहे हैं, वही लोग ये प्रयोग कर रहे हैं और वो कम समझदार लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि एक स्टिग्नेंसी आ गई, एक ठहराव से आ गया है। ये इसके पीछे कारण मैं देखता हूँ। और इसका सीधा प्रभाव ये हो रहा है कि दर्शकों की कमी हो गई है। जी, दर्शकों की तो कमी हो भी रही है, साथ साथ जो अभिभावक गण हैं उनके बच्चे अगर थिएटर में आना चाह रहे हैं तो उनको आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके मनोमस्तिष्क में, अभिभावक गणों के मनोमस्तिष्क में थिएटर की अच्छी छवि नहीं बन पा रही है क्योंकि जो अच्छा हो रहा है बहुत आंशिक हो रहा है और उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके प्रचार प्रसार के लिए अपेक्षाकृत सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दर्शकों की भी संख्या कम हो रही है। अच्छा, मूल समस्या पर हम लौट के आते हैं कि जैसे प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था भी अभिनय के क्षेत्र में या मंच के क्षेत्र में नहीं है। जैसे कोई बच्चा शुरू से तैयारी करता है कि मैं विज्ञान पढ़ूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अगर ऐसा कोई परिवार या बच्चा चाहे भी तो अनुकूल प्रशिक्षण के अवसर भी बहुत सीमित है। जी,
इसमें ये रहा कि शुरू से जैसे डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है या लॉ है या दूसरे मैनेजमेंट से जुड़ी चीजें हैं, ये एक तरीके से आजीविका धर्मी है ना। आजीविका धर्मी है तो दशकों से अभिभावक भी आश्वस्त रहते हैं इस मामले में कि बच्चा इस लाइन में जाएगा, ठीक रहेगा, और माता पिता भी, और बच्चा भी शुरू से फोकस हो जाता है। लेकिन थिएटर में आने की इच्छा रखने वाला बालक उस तरीके से अपनी तैयारी नहीं करता है जिस तरीके से इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने वाला बालक करता है पहले से ही, मेडिकल क्षेत्र में जाने वाला बालक पहले से ही करता है, जिस भी फील्ड में, जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहे। और दूसरी बात, इसलिए कम लोग इस क्षेत्र में सीखने की नजर से आते हैं, तो इंस्टीट्यूट भी उस हिसाब से नहीं पनप नहीं पाए। और दूसरी बात ये भी एक धारणा है कि इससे ये आउटकम तो कुछ नहीं निकलता, मतलब फ्रूटफुल नहीं है, या इसका अर्थतंत्र में वो मतलब सहभागिता नहीं है, देश के समाज के अर्थतंत्र में वो सहभागिता नहीं है जो सहभागिता दूसरे क्षेत्र की है। इसलिए भी इस तरफ शुरू से ध्यान शायद सरकारों का नहीं गया कि ऐसे प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाए। लेकिन इसलिए बड़े लंबे समय तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रहा, बड़े लंबे समय तक जो है भारतीय नाट्य अकादमी रहा, लेकिन अब मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई। बनारस, सिक्किम, गुवाहाटी, इन जगहों पर जो है एनएसडी की एक साल के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और दक्षिण भारत में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उत्तर भारत में भी कुछ यूनिवर्सिटीज ने, विश्वविद्यालयों ने थिएटर में पोस्ट ग्रेजुएशन कराने की शुरुआत कर दी है। अटल बिहारी विश्वविद्यालय, राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल का, या हिमालयी यूनिवर्सिटी हमारे देहरादून में, श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय, इन लोगों ने कला माध्यमों में थिएटर को भी जगह देनी शुरू कर दी है। तो लगता है कि धीरे धीरे कुछ होगा, ऐसा लगता है। अच्छा, दुर्भाग्य से ऐसा भी हुआ है कि जो हमारे जो मेन लाइन का मीडिया था जी, उसमें जो थोड़ा सा थिएटर का इनपुट हो जाता था, जैसे टेलीविजन है, जी जी जी, वो भी कह लें कि और विधाओं के पनप जाने की वजह से कमजोर हो गया, थोड़ा शिथिल हो गया जी, कमजोर हो गया है ना। और नहीं तो दूरदर्शन ने कई बार या आकाशवाणी ने रंगमंच से जुड़े कलाकारों को प्रचारित प्रसारित होने के बड़े अवसर दिए हैं, कोशिश करता था। हाँ ना। और मैं बताऊं, आप तो एजुकेशनल टेलीविजन के डायरेक्टर रहे हैं, मैं वहाँ कई कार्यक्रमों में मैंने अपने क्या बच्चों को पढ़ा, दीक्षा कार्यक्रम आप चलाते थे, तो दीक्षा में कई बार मुझे अध्यापक का जो है भूमिका निभाने के लिए बच्चों को गणित पढ़ाना, कभी कुछ पढ़ाना या लोक कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा देना, तो वो काम हो रहा था। और इसी प्रकार से दूरदर्शन से भी ये केवल खाना पूरी के लिए नहीं, कुछ ऐसे अच्छे मतलब धारावाहिक बन ही रहे थे, कहानियों पर काम हो रहा था, जिससे हमारे थिएटर के लोग वहाँ काम पा रहे थे। उस काम में भी थोड़ी शिथिलता आ गई है, ये आप सही कह रहे हैं। फिल्मों की जो स्थिति है हमारे देश में जी, वो आज का लड़का ये सोचता है कि थिएटर में अपना समय क्यों बर्बाद करूं, मैं सीधे बड़े पर्दे पे कूद के पहुंच जाऊं। ये मानसिकता भी हो गई है युवा पीढ़ी में। हाँ, हो गई है, लेकिन इसमें तो मेरा कहना ये है ना कि थिएटर तो एक दूसरी चीज है। आप ठीक है, इसका मतलब थिएटर इसलिए पैसा कमाने की जगह है ही नहीं। थिएटर तो ज्ञान पाने की जगह है। अब वो ज्ञान पाकर आप कहाँ जाते हैं? या फिल्म करना बुरी थोड़ी बात है, तो फिल्में भी अच्छी बुरी हो सकती है, नाटक भी अच्छा बुरा होता है, फिल्मी विधा में भी तो ऐसा क्लासिक काम हुआ है। अब निर्भर ये करेगा कि फिल्में जाकर आप करेंगे क्या, पूरे विश्व स्तर पर कहें या भारत के स्तर पर कहें या भारत के क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी फिल्में बनी है जिन्होंने न केवल कलात्मक दृष्टि से, टेक्निक की दृष्टि से, बल्कि तथ्य की दृष्टि से भी इतिहास रचा है। तो वहां काम करना बुरा थोड़ी है। लेकिन थिएटर में तो पहले से ही बात है, थिएटर उस प्रकार से आपको व्यावसायिक लाभ थोड़ी दे देता है जिस तरीके से दूसरे माध्यम दे पाते हैं। तो थिएटर में आना तो हमें जानने के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतनी गहराई में क्यों जाए। मैं इसी प्रश्न में आ रहा था कि आप देखेंगे कि जो लोग थिएटर से होकर फिल्मों में गए थे जी, उन्होंने बेहतर किया और बहुत एक छाप छोड़ी अपनी। जी, अब ये एक
कई वजहों से ये हो गया है कि हमें थिएटर में जाना कतई जरूरी नहीं है, हमें और भी रास्तों से सफलता मिल सकती है और लोग वो कर रहे हैं। लेकिन लबोलवाब ये है कि अगर आपकी बेस मजबूत है जी, तो आप चाहे कोई भी मंच हो, सिनेमा का हो, हाँ, चाहे बिल्कुल आप उसमें बेहतर करेंगे, क्योंकि आपकी बेस व्याकरण पे पकड़ है। है, बिल्कुल ग्रामर आप जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये ग्रामर मिस कर रहा है। ये ग्रामर मिस कर रहे हैं, क्या बात कही आपने। और हम ये कहते हैं जब भारत में फिल्मों का निर्माण हुआ 1913 में पहली मूक फिल्म बनी, तो वो कलाकार कहाँ से है? वो थिएटर के ही तो थे। उससे पहले तो फिल्म नहीं बन रही थी ना। पारसी थिएटर कहते हैं, पारसी थिएटर एक नाट्य आंदोलन रहा है। उस समय जो थिएटर था वहीं के लोग उसमें आए। और मुझे तो लगता है वैसा कि तब से लेकर अब तक भी 50% अभिनेता तो कहीं ना कहीं थिएटर से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल जुड़े थे या जुड़े हैं। तो उसका तो योगदान है। और दूसरी बात मेरी ये है कि ट्रेनिंग होना जरूरी है। ट्रेनिंग थिएटर भी देता है, अभिनय की कोई व्यक्ति विशेष भी दे सकता है। और हमारे जीवन में अगर ये अवसर नहीं है कि हम किसी संस्था में जाकर प्रशिक्षण ले सकें या किसी ऐसे बेहतर गुरु की शरण में जाकर ले सकें, तो हमें अपने काम को गुरु बनाना पड़ता है। ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग जो थिएटर के न होकर भी उन्होंने अपने काम को शिद्दत दी और इज्जत दी, तो वो लोग आके निकल गए। दिलीप साहब ने कहाँ से ट्रेनिंग ली, लोग कहते है ना, लेकिन वो अपनी कला में इतनी गहराई में उतर गए कि वहां से उन्होंने मोती चुनना शुरू कर दिए और ऐसा आयाम रच दिया जो अतुलनीय था। वो तो एक तरह से तपस्या हो गई। जी है ना। और सब वो बात है, सफलता तो कैसे भी मिल सकती है। मैं आजकल इन लोगों को उदाहरण देता हूँ। बरसात के दिनों में छोटे छोटे ताल में मेढक बहुत नाचने लगते हैं और उन दिनों मेढकों का किलोल बहुत दिखाई पड़ता है। 2 मेढकों को वॉच करिए, एक मेढक ऐसा होता है छप 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 करके पार निकल जाता है। उसके पिछले पैर में वेब होती है, पानी को छू के पार तो वो हो जाता है। लेकिन एक दूसरा मेढक वो डाइव लगाता है, दिखाई नहीं पड़ता और थोड़ी देर में दूसरे कोने में दिखाई पड़ता है। तो हम कहते हैं पानी का अनुभव किसको हुआ होगा ज्यादा, पार तो दोनों हो गए, पानी का अनुभव किसको हुआ, डूब के हो गया। बस ये वर्क है ना। तो ये उदाहरण भाई, पार तो आप हो जाएंगे। यहाँ पर नरेश सक्सेना जी की कविता मुझे बार बार याद आती है। मैं थिएटर वालों को कहता हूँ, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धसे बिना, जो घर फूंको अपनों साथ मारे है ना। ये वाला है। बहुत अच्छी बात है। इस तरह की बातें थिएटर की। ठीक है, अब नहीं आइए थिएटर में, आप नहीं जाइए, लेकिन अपने काम को गुरु बना लीजिए, जैसे एकलव्य ने बनाया था। एकलव्य ने न व्यक्ति से ट्रेनिंग पा पाया बेचारा, जो भी बात रही हो, है ना, वो हम उन प्रकरणों में नहीं जाते। और ये बात थी कि वो संस्थागत और व्यक्तिगत ट्रेनिंग नहीं पाया, तो उसने स्वाध्याय से गुण विकसित किया। लेकिन उसने करना चाहा, बेहतर होना चाहा, जैसे है उससे बेहतर होने का प्रयास करना ही तो ट्रेनिंग है। और क्या ट्रेनिंग है। ठीक बात। ये अब दुर्भाग्य से आज की जनरेशन उसके कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, अवसर भी नहीं है, सिखाने वाले भी नहीं है, माहौल भी नहीं है, शिक्षण संस्थाएं भी नहीं है, और लुभाने वाली और सी बहुत सी चीजें हैं। चलो सिनेमा में चले, मॉडलिंग कर लें, ये कर लें। अच्छा ललित जी, ये बताइए कि अच्छी स्क्रिप्ट्स का टोटा है, अच्छी पटकथाएं नहीं आ रही जी, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि जिस प्रकार से अभिनेता तो लगाता है, समय लगाता है, तो कुछ ना कुछ उसका सामने उसका काम आता है। लेखक का, क्योंकि थिएटर में जो है अर्निंग बेस है नहीं, तो लेखक अपना समय, अपना चिंतन मनन बहुत ज्यादा थिएटर में अलग से लेखक आके नहीं लगा पा रहा है। लेकिन जो अच्छा थिएटर लोग करें, जो निर्देशक हैं और एकेडमिक पढ़ाई करके आए हैं, वो अपने स्क्रिप्ट विकसित भी कर रहे हैं, नए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे लोगों की संख्या कम है, तो इसलिए लगता ही कि हिंदी में नए नाटक नहीं आ पा रहे। लेकिन ये आपको एक बात बता दूं, पिछले 35 वर्षों में मैंने 77 नाटक लिख लिए हैं। अरे वाह। और सब मंचित हैं। कुछ मेरे नाटक दूसरे लोगों ने भी मंचित किए हैं। इन 77 नाटकों में 37 नाटक मेरे बड़ों के हैं
और बाकी बच्चों के हैं। 8 नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया है, और ऐसा और लोगों ने भी थोड़ा बहुत किया ही होगा, लेकिन वो मंच के आने का उनका अवसर नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने नाटकों को क्यों लिया है, मैंने तो उसी में सोना है, वही मेरा उड़ना है, वही मेरा बिछोना है। तो मैं अपने निर्देशन में उनको सामने लाया, तब लोगों को और पता चला, तो लोगों ने भी उसको अपने में शामिल करना। मुझे याद आ रहा है, आपको शायद स्मरण हो, दीक्षा में मैंने नाट्य लेखन वर्कशॉप जी 3-4 वर्षों तक कराई जी, और उसके बड़े अच्छे सकारात्मक नतीजे आए कि हमारे पास 100-150 स्क्रिप्ट आ जाती थी। सब तो काम की नहीं होती थी जी, लेकिन काफी हो जाती थी। इस तरीके से अवसर मिले तो लेखकों की प्रतिभा को मतलब सामने तो ऐसा क्यों आप क्यों नहीं होती स्क्रिप्ट वर्कशॉप? नहीं, ऐसा है, नाटक की जो स्क्रिप्ट लेखन की जो बात है, आप 10 मिनट 15 मिनट की जो स्क्रिप्ट्स हैं उन पर एक टाइम फ्रेम, कम टाइम फ्रेम में आप बेहतर काम कर सकते हैं ना। और हालांकि वर्कशॉप हुई है, नाट्य लेखन की भी हुई है, लेकिन क्योंकि नाट्य लेखन प्रतिभा, कॉन्सेप्ट, चिंतन, मनन और संवेदना की उसमें दरकार शिल्प से ज्यादा है। वो अगर भीतर होगा तो आप रूप तो गढ़ लेंगे। ईंटा, मोरंग, गारा, सीमेंट होगा तो शिल्प उसके बाद शुरू होगा, ठीक बात, तब मकान बनेगा। बेसिक मटेरियल हाँ, तो वो होना बहुत बड़ी बात है एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, उसकी कमी है, ये ऐसा मुझे लगता है। जी, कैसे देखते हैं आप थिएटर के भविष्य को लेकर, आप क्या सोचते हैं? कभी तो लगता है जैसा चल रहा चलता रहेगा, और कभी लगता है कि एक किसी भी अच्छी या बुरी बात का सैचुरेशन आता है तो बात फिर बदलती है। तो बुरी बात का भी सैचुरेशन आएगा, और जब सैचुरेशन आएगा तो नई कोपलें फूटेंगी, नए अंकुरण होंगे। एक बहुत बड़ी राइटर, मतलब थिएटर की पर्सनालिटी थी, जिन्होंने 2-3 साल पहले के वर्ल्ड थिएटर डे में एक ऑडिशन भेजा था, थिएटर अपनी बर्बादी की राख से दोबारा पैदा होता है। अरे वाह! और ये मैंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था इस कोटेशन को, और वो छपा भी था। थिएटर अपनी बर्बादी की राख से दोबारा पैदा होता है, ये बात। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे दिन भी हम लोग देखेंगे जब थिएटर की फसल फिर से लहराएगी और लोग टिकट खरीद के नाटक देखने आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि अनुभव का ये मंच हम लोग निरंतर साझा करते रहते हैं कि चीजों को कैसे बेहतर करें और कैसे हम एक स्वस्थ समाज का सृजन करें। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। अनुभव चैनल के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इतना विशेष समझा कि मेरा साक्षात्कार दिया। धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।